नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे, जहां पर पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं के जयकारे के बीच कपाट खुले और साथ ही साथ आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि कपाटोद्घाटन के लिए मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं के साथ सजाया गया था। केदारनाथ में 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की व्यवस्था की गई है। तो मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज उठा। कपाट खुलने के बाद ही वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और हाजिरी लगाई। तो वहीं खुलने से कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और कपाट खुलने के बाद दर्शन किए। वहीं पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा अर्चना भी धाम में की गई है। देखिए अलग अलग तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से आज का पूरा दिन रहा, भक्तिमय माहौल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पहली तस्वीर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से बाबा को जो धाम है वो सजा है। तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़। और देखिए जरा, ये वो पल था जब बाबा के कपाट खोले गए, धाम के कपाट खोले गए हैं। देखिए जरा, श्रद्धालुओं की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है, पहले दर्शन करने की भावना से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरीके से आज भावुक पल था। वो पल था जब अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे भारी संख्या में लोग। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और जो पहली पूजा की गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ वहां पर मौजूद नजर आए। तो वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है और इस दौरान पूरी घाटी में हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। जय घोष के साथ आज केदारनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। भारी संख्या में साधु संत भी पहुंचे हुए थे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के साक्षी बने, जहां पर मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की, प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को इस पल की प्रतीक्षा रहती है। केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ भारत की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। आज उत्सुक घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। पिछले वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से एक नवाचार प्रारंभ किया है। शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऊखीमठ से ही बाबा का जो शीतकालीन प्रवास है उस स्थान से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की तरफ से और देश भर के श्रद्धालुओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।
तो देखिए, आज से केदारनाथ यात्रा का आगाज हुआ है और आज बाबा केदार के धाम खुले हैं और इस दौरान आपको बता दें कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पल के साक्षी बने। आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से आज बाबा केदार के कपाट भी खुल गए और जिस तरीके से बात की जाए तो इस बार खासा उत्साह लोगों में दिख रहा है। अभी तक देखा गया है कि भारी संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफ़ी संख्या में हुए हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के भी लाइन लग रही है। क्या अपडेट जानकारी मिल रही है सरकार की तैयारियों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बाबा केदार के कपाट खोले गए। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो हेलो जी आलोक, आपकी आवाज पहुंच रही है। चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है, लेकिन देखिए किस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए थे, साक्षी बने सबसे पहले और साथ ही साथ उन्होंने भंडारा में प्रसाद भी वितरण किया। चमक पड़ रही है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। दरअसल प्रदेश भर में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग की जा रही है। अब इस विधेयक पर राज्यपाल की मोहर लग चुकी है और इसके अलावा अन्य 8 और विधेयकों को भी राजभवन से मंजूरी मिली है। उत्तराखंड से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बायोमेट्रिक हाजिरी का आदेश जारी किया तो कर्मचारियों में समय से दफ्तर आने की उम्मीद बंधी, लेकिन सीएम के आदेश का पहले ही दिन धराशायी हो गया। जहां पर कर्मचारी सचिवालय तो पहुंचे लेकिन बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने में उनके पसीने छूट गए और फिर मैनुअली हाजिरी लगी। और खबर नैनीताल से, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपों के बाद कालाडूंगी में बीजेपी कार्यकर्ता, हिंदुवादी संगठन और स्थानीय लोगों ने आक्रोश रैली निकालते हुए तहसील कालाडूंगी पहुंचकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। वहीं आक्रोश रैली में मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे असामाजिक लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि ऐसी कोई भी घटना भविष्य में ना घटे। वहीं लोगों ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। देखिए, जो नैनीताल में घटना हुई है उसके विरोध में आज कालाडूंगी में प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित है। वो जब मुझे दिया गया है इसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि कालाडूंगी क्षेत्र में हर ठेले वाले या बाहर के लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन कराया जाए। तो ये सत्यापन की कार्रवाई हमारी गतिमान भी है और पुनः इसमें पुलिस और जिला स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सत्यापन की कार्रवाई और तेज की गई। नैनीताल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी जिसमें एक छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ था। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस मामले को सरकार तत्काल इस मामले का ट्रायल करे और दोषी को कठोर से कठोर सजा, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारी देवभूमि में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसके ऊपर एक बार सरकार सर्वेक्षण कराकर यह देखे जो उत्तराखंड से बाहर के लोग यहाँ आके बस रहे हैं उस पर नियंत्रण करे, यह हमारी मांग है। और हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली पति पत्नी के झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे साले और सास को जीजा ने देसी तमंचे से गोली मार दी, जिसके बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की आवाज सुनते स्थानीय लोग दहशत में आ गए। वहीं दोनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सितारगंज में पूजा मंडल हत्याकांड के बाद सितारगंज व्यापार मंडल ने दोपहर 4 बजे से पूर्ण बाजार बंद रखा और साथ ही साथ पूजा मंडल के समर्थन में मेन चौराहे पर एकत्रित होकर आरोपी के खिलाफ पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने और फांसी की सजा देने की मांग की गई है। बता दें कि बीते दिन पूजा मंडल का सर कटा शरीर सड़ी गली अवस्था में खटीमा क्षेत्र के काली पुलिया के पास मिला था। सितारगंज मुख्य चौराहे पर ये जो आप आक्रोश देख रहे हैं ये केवल एक सामान्य सा आक्रोश नहीं है,
अभी आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी, एक ऐसी घटना जिसने सर्व समाज को बिल्कुल उसके हृदय को झकझोर कर रख दिया। और एक जिहादी द्वारा हमारी एक बहन पूजा मंडल, जिसका सर काटकर उसकी लाश को फेंक दिया गया। मैं शासन से, प्रशासन से और उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन करूंगा, उस बहन के परिजनों को इंसाफ मिले और इस जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं इनके घर में तुरंत बुलडोजर चला के इनकी जो भी संपत्ति है उसको कुर्की कर लिया जाए। ऐसे आतंकवादियों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कोई अरेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। तत्काल ऑन द स्पॉट उनको गोली मार देनी चाहिए या उनका जो है इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि तभी जो है ये क्राइम रुकेगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद, ऐसे अनेकों जिहाद जो है ये उत्पन्न होते जा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है उत्तराखंड की देवभूमि के लिए। और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इतना अच्छा माहौल था, उस माहौल को खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को कुचलना होगा हम सबको, लोगों को मिलकर के, और उत्तराखंड की सरकार को इसके अंदर सख्त निर्णय लेने होंगे। और खबर हरिद्वार से, जहां पर मौसम ने करवट ली है, जहां पर आपको बता दें कि बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन आपको बता दें कि उससे कहीं ना कहीं किसानों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ सुबह से बादलों ने आसमान को घेर लिया और साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वहीं मौसम अभी भी करवट लेने लगा है। आपको बता दें मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुरूप ही पूरे प्रदेश भर में बरसात देखने को मिल रही है। जहां पर एक तरफ बरसात ने उत्तराखंड के जनमानस को गर्मी से निजात देने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए कई बार यही बरसात चुनौती बन जाती है। इसी कड़ी में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी वक्त के दौरान, मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदा कर्मियों को उपकरणों को चलाने और ट्रेनिंग दी जा रही है और इससे अतिरिक्त लैंडस्लाइड जोन के चिन्हीकरण कर विशेष तैयारियों की भी व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग लगातार ग्राउंड पे काम कर रहा है। अभी तैयारी का समय चल रहा है हमारा। जो भी आपदा के उपकरण हैं हम लोग उसको ठीक करा रहे हैं, उसको चलाने के लिए लोगों को अभ्यास करा रहे हैं। इसके अलावा लोगों में प्रशिक्षण का कार्य गतिमान है विभिन्न जनपदों में, विभिन्न लेवल पे। अभी 24 तारीख को हमने चारधाम यात्रा की मॉकड्रिल भी कराई थी, जिसमें सभी पक्षों को, सभी विभागों को शामिल किया गया था। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर राजधानी में डेंगू के रोकथाम को लेकर नगर निगम द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में देहरादून मेयर सौरभ तपलियाल ने बताया कि डेंगू के लार्वा को पनपने से रोकने के लिए शहर भर में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 130 छोटी मशीनों के साथ ही 4 बड़ी मशीनों भी शहर में तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा एंटी लार्वा टैंकर्स की संख्या को भी 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। वहीं निगम इन टैंकर्स की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि नदियों की भी लगातार सफाई की जा रही है। हालांकि समय से पहले डेंगू का दस्तक देना चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। डेंगू के पीक सीजन में किस तरह निगम कार्य करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, डेंगू जो है ये समय से पहले इस बार इसने दस्तक दे दी है, तो निगम ने भी कमर कस ली है। निगम ने 130 छोटी मशीनों के अलावा 4 बड़ी मशीनें भी हम क्षेत्र में लगातार भेज रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूल जो हैं, बच्चों के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी फॉगिंग लगातार करवा रहे हैं। साथ ही हमने जो है एंटी लार्वा टैंकर 5 से बढ़ा के उनकी संख्या 10 कर दी है, जिसको कि हम 20 टैंकरों तक लेके जाने वाले हैं। और इसके अलावा नदियों में जहाँ पे पानी जमा रहता है या गाद है, वहाँ पे लगातार जेसीबी मशीन के माध्यम से, छोटी मशीनों के माध्यम से रोजाना सफाई की जा रही है, जिससे कि इनको जो लार्वा है इसको पनपने का खतरा उत्पन्न ना हो। नगर निगम देहरादून शहर की साफ सफाई के साथ पार्कों के सौंदर्यीकरण की ओर भी ध्यान दे रहा है। बीते दिनों नेहरू कॉलोनी स्थित शहीद मेजर चित्रेश मिश्र की याद में बनाए गए पार्क में सुविधाओं को लेकर लोकार्पण किया गया, जिसमें बच्चों के खेलने के साथ ही अन्य सुविधाओं को पार्क में बढ़ाया गया है। और इसी के साथ ही एक अन्य पार्क में भी सौंदर्यीकरण को लेकर मेयर सौरभ तपलियाल ने लोकार्पण किया। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हमने अपने 2 पार्क जो कि बनकर तैयार हो गए थे, एक तो शहीद मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट पार्क जो नेहरू कॉलोनी चौक पर ही है, उसका उद्घाटन किया, और दूसरा एक और राजीव पार्क का भी कल उद्घाटन वहाँ पे किया गया,
जिसमें माननीय विधायक जी भी उपस्थित रहे, वहाँ के स्थानीय हमारे जो सभासद हैं वो भी उपस्थित रहे। और कोटद्वार में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने विकासखंड यमकेश्वर के पास ग्राम कुमाऊं और गंगा भोगलपुर मल्ला का स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। ग्राम कुमाऊं में सखी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे मौन पालन कार्य का प्रशंसा करते हुए उन्होंने ग्रामोत्थान परियोजना के तहत दी जा रही आजीविका संदर्भ संवर्धन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निर्देश दिए। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही श्रीनगर में दुग्ध उत्पादकों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के साथ तमाम निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है और आपको बता दें कि आज बाबा केदार के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। बाबा के कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चारधाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने अपील की है कि सभी श्रद्धालु और वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करें ताकि चारधाम यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मैं यात्रियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो यातायात के नियम है उसका पालन करें। ड्राइवर को पूरी नींद मिलनी चाहिए, ड्राइवर ट्रेंड होने चाहिए, रैंडमली नहीं चलाएं, थोड़ा ध्यान से चलाएं और जहां ओवरटेकिंग के लिए जगह नहीं वहां ओवरटेक नहीं करें, क्योंकि पहाड़ की स्थिति डिफरेंट होती है। तो जो प्लेन के ड्राइवर्स हैं वो थोड़ा ध्यान रख के चलाएं। अगर नियमों का पालन करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम अन्य व्यवस्थाओं को पीआरडी के जवान दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने पीआरडी जवानों को अब विभिन्न क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डीओ प्रमोद पांडे का क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप। चारधाम यात्रा के लिए 270 लोगों की डिमांड थी एसएसपी साहब की, जिसके क्रम में हमें स्वीकृतियां भी पूरी प्राप्त हो गई नए साले से। इस वर्ष जो यात्रा है उसकी गंभीरता को लेते हुए सारे विभागों की मांग है हमारे पास। आरटीओ ने हमसे करीब 70-80 लोग मांगे हैं। नगर पालिका मसूरी ने भी हमसे यात्रा सीजन को देखते हुए मांगा है। तो इस समय हम प्राथमिक रूप से पुलिस विभाग को 150 पीआरडी स्वयंसेवक उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें से 100 पीआरडी का डिप्लॉयशन हमने कल कर दिया है और 50 हम आज करने जा रहे हैं। और पिछले 7 दिन से पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से से उबल रहा है। वहीं इसी कड़ी में कोटद्वार से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया को बयान दिया और कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं और चंद मुसलमानों की वजह से कौम पर उंगली नहीं उठनी चाहिए, बल्कि उन लोगों को और उनके परिवारों का बहिष्कार होना चाहिए जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो मुसलमानों को सही रास्ते पर लाना भी तो रहबर का काम है। जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, वो हमारे रहबर हैं। हमारे जो आलिम हैं, इमाम हैं, वो हमारे रहबर हैं। जब रहबर रास्ता दिखाएगा तो पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, फिर खुद बहिष्कार करना शुरू कर देगी। अगर ये इमाम हमारे मस्जिदों के मन से करें और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने मंचों से सबसे पहले इसी बात को कहें, भाई मुझे वोट दो, वोट मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहिष्कार है कि ऐसे आदमियों का बहिष्कार करें। और खबर ऋषिकेश के रायवाला से, जहां पर